हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। आज हम इतिहास घटना चक्र का पूर्वावलोकन शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। देखेंगे इसमें क्या दिया है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वे ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, आहार और जोरवे आदि आती हैं। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, इसमें है क्रोड उपकरण जैसे हस्त कुठार, खंडक और विदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी तथा खुरचनी आदि उपकरण आते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जब ये पाकिस्तान में है, सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। सोहन नदी घाटी से कौन से उपकरण हमें मिलते हैं? चापर चापिंग पैबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं। सर्वप्रथम मद्रास के पास बदमदुरे तथा अत्तिरपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरणों में हमको मिलेगा क्लीवर, स्क्रैपर आदि मिलते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम, कहाँ पर? मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट करिएगा। उनके मित्र थे विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। इस सीरीज़ को हमारे चलाने का एक ही मोटिव है कि हम इसको लाइन बाय लाइन पूरी बुक को पढ़ेंगे और सारे इसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखते चलिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा, इनके निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल हमको प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। किन पत्थरों से किया गया है? क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? शिकार पर। उनका भोजन मांस और कंदमूल है। ये भी सवाल पूछा गया है, इसको नोट करिएगा। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में हमें सबसे पहली जानकारी 1867 से 68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाली थी। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले। कहाँ से हमको मिले हैं? ये गुजरात से। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाणकालीन मैदहा, कहाँ पर है? मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग, इसको थोड़ा सा लिख लिएगा। हड्डी और सींग के हमको साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये भी क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है। मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमको हड्डी और सींग के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं।
जी.आर. शर्मा ने मैदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है पुरातत्व विमर्श में मैदहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला है। कहाँ से? मैदहा से, सराय नाहर राय से और दमदमा, इन तीनों से क्या मिलते हैं? हड्डी के उपकरणों के हमको साक्ष्य मिले हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और 1 शवाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। ये क्वेश्चन आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। शेष शवाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। पूछा गया सवाल है 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए कहाँ से मिले हैं हमें? सराय नाहर राय से। यहाँ की कब्रें या समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में अब जा चुके हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का सबसे पहला जो प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? आदमगढ़, ये कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना पेट भरता था। देखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। ये भी पूछा गया है। 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। तो याद रखना भीमबेटका जो शैल चित्र हैं इनको यूनेस्को ने विरासत सूची में स्थान दिया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस काल में नवपाषाण काल में कृषि के प्रारंभ होने की वजह यही थी कि इस काल में मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है मेहरगढ़, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ अब कहाँ है? पाकिस्तान में। जबकि जो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से। ये भी पूछा गया है। चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर। चीन की यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। जो हमें मक्का के साक्ष्य हैं सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? मैक्सिको से लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए। बाजरा के साक्ष्य 5500 ईसा पूर्व चीन में। अभी 2023 को बाजरे का वर्ष भी घोषित किया है, याद रखना। सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में और जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। मक्का को याद रखना और बाजरे का, इसको मिलेट का वर्ष 2023 घोषित किया गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरस्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद, ये कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए। बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं एक बार।
यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो राख के टीले हमें कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक में। टिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष होते हैं। आग का सबसे पहला उपयोग नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसको मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग भी हुआ था। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गुलुंद। ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बंती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद, ये कहाँ पर है? गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी हुई है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से ये अलग है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल काले लेप के मृदभंड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर कैसी सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभंड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? इसको नोट करना, HD संकालिया ने कराया था नवदा टोली का उत्खनन। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किया हुआ है। अब आता है इसके बाद में कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। कौन सी संस्कृति? मालवा संस्कृति। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। तो किलाबंद बस्तियों के उदाहरण कौन से हैं? महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां और कायथा और एरण की बस्तियां, ये कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। कौन सा? दैमाबाद। ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। अब पूछते हैं पटसन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? नेवासा, ये जोरवे संस्कृति से मिले हैं। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, कैसे? अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। गाइस, अगर क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। पश्चात देखेंगे इसकी अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान भी मिला हुआ है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, NCERT के अनुसार 100 से अधिक दिए गए हैं, लेकिन वैसे 130 हैं। अनेक कब्रें पाई गई हैं। ये बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी
यह पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहा करते थे। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडु राजा डीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल हैं जहाँ खुदाई हुई है, वे हैं जैसे बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी, ये पूछा है नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष मिले हैं। इनका मुख्य भोजन, ये कई बार पूछा गया है, गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी ये लोग खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्लेनियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्स क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुट्टिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में जो चरखे और तख्तियाँ मिली हैं, इसीलिए वो कताई और बुनाई भी जानते थे। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हुए हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई हमें देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी पूछा गया सवाल है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रतिमा के प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं ये सूचित करती है कि जो वृषभ सांड था, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों के हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र मिले हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, इसको नोट करना, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखते थे, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन मिले हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ भी पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्लियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गढ़वेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर कहाँ पर है? ये राजस्थान में। राजस्थान के खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके सीकर झुंझुनू क्षेत्र से तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलन कल्लू, मस्की, हलूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण भारत में जो कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण हमको मिलता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। आगे देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय से इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक कौन बनाया गया था? जॉन मार्शल। कब बनाया गया था? कर्जन के टाइम में, 1901 में। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। आज की क्लास में इतना ही है। कल से हम इसके जो आज हमने पढ़ा है इसके प्रश्न करेंगे। ये देखिए, इसके बहुत सारे प्रश्न हैं। हम इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में करते जाएंगे एक एक करके। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हमारी ये घटना चक्र की जो सीरीज़ है, लगातार डेली क्लासेस आएंगी। आप लोग इसको डेली देखते जाइएगा, उसको नोट करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, देखिएगा। आने वाले हर एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।